नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, calculate the increase in internal energy of 1 kg of water at 100 degrees Celsius, 1 kg of water at 100 degrees Celsius when it is converted into steam of same temperature, steam of same temperature. आगे लिखना है, and at 1 atmospheric pressure, and at 1 atmospheric pressure, full stop, the density of water and steam are 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube and 0.6 kg per meter cube respectively. 0.6 kg per meter cube respectively. Full stop. Latent heat of vaporization is 2.25 into 10 to the power 6 joule per kilogram, into 10 to the power 6 joule per kg. क्लियर है? ये जूल में दिया हुआ है. एक चीज का ध्यान रखना है, सेम यही क्वेश्चन एक के मॉड्यूल में दिया हुआ है, राइट? अलग अलग कोचिंग होते हैं उनके मॉड्यूल में, और उनके मॉड्यूल में ये डेंसिटी ऑफ स्टीम वगैरह ये मेंशन नहीं है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट है. ये नहीं समझना है कि हमसे क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि जब तक डेंसिटी नहीं देगा स्टीम का तब तक तुम उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, और स्टीम की डेंसिटी फिक्स नहीं होगी, डिपेंड करेगा कितने पे रखा हुआ है ना? तो वहां पे वो मिसिंग है थर्मोडायनेमिक्स का. जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मोस्ट ऑफ लोग सॉल्व करते हैं, तो जब वहां पे देखोगे तो वो डेटा इनकम्प्लीट है, तुमसे नहीं बनेगा. ये नहीं सोचना है कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है. क्लियर है ये? चलो करो. अगेंस्ट सिमिलर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा. समझो किसमें चेंज आ रहा है? इंटरनल एनर्जी. वो जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट, वो इंटरनल एनर्जी का ही एक एग्जांपल है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और कुछ एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन में भी चेंज हो रहा है, राइट? दोनों में चेंजेस है ना? तो ये भी हिंट है तुम्हारे लिए कि भले तुमको ऐसा लग रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस का क्या वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम, अलग अलग फेजेस है, राइट? ये नहीं सोचना है कि इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं आएगा और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. नहीं, बात आई समझ में? गैस ही रहता और टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब हम जरूर बोलते. क्लियर है? ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, जो बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक होंगे उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, है ना? वो अब निकालना कैसे? तो अगर हम क्या करें इसमें देखें तो हमें क्या निकालना है? डी यू क्या निकाल सकते हैं? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू. डी क्यू यहां पे हम लिखेंगे क्या? एम इंटू एल वी. तो 1 kg मल्टीप्लाइड बाई एल वी की वैल्यू 2.25 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम. तो डी क्यू की वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10 टू पावर 6 जूल. ध्यान रखना, पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन यहां पे चल रहा है वो चल रहा है किसमें? एसआई में. फिर आया डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू को हम लिखेंगे बेटा पी डेल्टा वी या पी वी टू माइनस वी वन. तो ये लिखेंगे पी, और वी टू को लिखेंगे एम डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टीम माइनस एम डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट? तो वी टू माइनस वी वन है. यहां से एम को बाहर निकाल सकते हैं. तो हमने लिखा प्रेशर कितना है? 10 टू पावर 5. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले ले रहे, राइट? 1.01 नहीं ले रहे, सीधा 10 टू पावर 5 पास्कल मल्टीप्लाइड बाई मास कितना? 1. तो यहां पे बचेगा 1 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 टू पावर 3. इसके कंपैरिजन में ये बहुत स्मॉल है, राइट? इसको हम लगभग क्या ले रहे हैं? नेग्लिजिबल ले रहे हैं, है ना? 1 डिवाइड बाई 0.6 के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है. तो ये हमारे पास आ गया 10 डिवाइड बाई 6, राइट? 10 डिवाइड बाई 6 को लगभग कितना लिख सकते हैं? 1.67,
तो ये लगभग आ गया 1.67 इंटू 10⁵ वर्क डन है तो किसमें, जूल में। बस निकल गया दोनों। अगर ये निकल गया तो du इज इक्वल टू लिखेंगे 2.25 इंटू 10⁶ माइनस, इसको भी 10⁶ के टर्म में लिखे दो 0.167 इंटू 10⁶ जूल। उसने उस दिन गलती की थी वही याद है। तो 2.25 माइनस 0.16 लिखेंगे, कितना आ गया ये 2.09 लगभग इंटू 10⁶ जूल। इतने से इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर है ये? चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस is 1.5 nRT, is 1.5 nRT। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जा रहा है 1.5 nRT से। फर्स्ट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम, 1 mole of helium is kept in a cylinder, is kept in a cylinder of cross section 8.5 centimeter square, kept in a cylinder of cross section 8.5 centimeter square. First off, the cylinder is closed, the cylinder is closed by a light frictionless piston. The cylinder is closed by a light frictionless piston, and a total of 42 joule of heat, total of 42 joule of heat is given to the gas. 42 joule of heat is given to the gas. क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Heat given to the gas, positive. Full stop. If the temperature rises through, if the temperature rises through 2 degrees Celsius, temperature rises through 2 degrees Celsius, find the distance moved by the piston. Find the distance moved by the piston. Right. 1 atmospheric pressure को approximate 10⁵ पास्कल लेके सॉल्व करना है। करो। कि इंटरनल एनर्जी को इस फॉर्मूले से दिया जा रहा है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। अगर U का फॉर्मूला ये है तो du इज इक्वल टू nr dt लिखा जा सकता है। 1.5 को 3/2 लिख दिया। अब मुझे जानना है कि जब dt की वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, तो इंटरनल एनर्जी कितने से चेंज होगा? तो 3/2 कितने मोल बोला हुआ है? 1 मोल। R की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 8.3 ले रहे हैं, 8.314 होता है, और मल्टीप्लाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल, 24.9 से थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेट 25 जूल ले लेना है। मतलब इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुआ है वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 25 जूल से। सिंस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज ही होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। मुझे जानना है कि पिस्टन कितने से मूव किया, तो उसके लिए मुझे चाहिए वर्क डन। अब मुझे dq पता है, du पता है, तो dw निकाला जा सकता है। तो dw इज इक्वल टू लिखेंगे dq माइनस du, यही हो जाएगा। हीट गिवन टू द सिस्टम है, पॉजिटिव लेंगे तो ये लेंगे 42 माइनस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगेन प्लस ही रहेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। माइनस तो साइन पहले से लगा हुआ है। 42 माइनस 25 लगभग 17 जूल आ जाएगा। याद आ रहा वर्क डन।
प्लस आ रहा है वर्क डन, एक्सपैंड हुआ है कंप्रेस हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, राइट, वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपैंड हुआ है, पूछा कितना एक्सपैंड हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास पी डेल्टा वी, राइट, और पी डेल्टा वी को लिख सकते हैं पी ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 17, ये लिखेंगे 10⁵, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 8.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 17। तो यहां से dx इज इक्वल टू आएगा 17 डिवाइड बाई 8.5 और नीचे में आ जाएगा 10, तो 2/10 मतलब 0.2 मीटर, या फिर लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर। इतने से क्या हो जाएगा एक्सपैंड होगा। क्लियर है ये? चलो लिखो, ये सारे क्वेश्चन एससीवी के हैं, राइट, एससी वर्मा के। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो 3 ठग थे उनको निकाल लिया गया, बाकी के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बहुत लेंथी हो सकते हैं वो। अब हमें क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, राइट, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह है, वहां पे कैलकुलेशन भी है, वो भी हमको क्या करना है देखना है। क्वेश्चन हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का क्या है ग्राफ है इस तरह का, और जो ग्राफ दिया हुआ है वो सर्कुलर दिया हुआ है। जो प्रेशर है वो किलो पास्कल में है और जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इनकी वैल्यूज कुछ इस तरह से गिवन है कि ये गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब और ये गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से ये वाली वैल्यू है 100 किलो पास्कल और सबसे ऊपर वाला जो वैल्यू है ये है 300 किलो पास्कल, राइट, यूनिट ऐसे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तुमको बताना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टोटल कितना हीट का चेंज हुआ है। तो dq की वैल्यू तुमको क्या करनी, निकालनी है, हाँ, निकालो। Yes, 31.4 यूनिट। अरे भैया क्या बोलते हैं उसको, हे भगवान, देखो दिमाग नहीं काम करता तो ऐसे होता है। पास्कल मीटर क्यूब बोल रही है, हीट पूछा हुआ है जूल। हाँ, तो दोनों ऐसा ही यूनिट है, तो पास्कल मीटर क्यूब को ही क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, है ना। डीक्यू पूछा हुआ है, तो डीक्यू इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, डीयू प्लस डीडब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस है तो डीयू कितना 0, तो बेसिकली डीक्यू मिल जाएगा किससे, डीडब्ल्यू से, और इसके लिए डीडब्ल्यू निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ से, राइट। तो ये निकाल सकते हैं हम एरिया अंडर द ग्राफ, या सीधा सीधा निकालेंगे एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्राफ, एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द ग्राफ। और जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पर ऐसा नहीं सीधा आर लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला रेडियस हम लिखेंगे आर पी, मतलब रेडियस फॉर प्रेशर, और ये हो जाएगा रेडियस फॉर वॉल्यूम। तो लिखने का तरीका सीधा हो जाएगा पाई आर पी इंटू आर वी, क्योंकि डायमेंशन का भी हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब का, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से ये है 200 किलो पास्कल, तो ये कितना आ जाएगा 100 किलो पास्कल, तो ये हम लिखेंगे 100 किलो पास्कल, तो 10⁻3, राइट। ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे थे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 यहाँ है, 4 5 6 7, 7 - 6 मतलब 10 बचा, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 जूल। सिंपल था ऐसा, क्लियर है ये।
राइट, एक ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन उसके लिए पूछा हुआ है ना? ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, राइट। अभी इसमें लिखा दूंगा मैं ऐसे, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी, और इनके लिए पॉइंट ए बी सी के लिए क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, बोला हुआ है यहां पे 300 केल्विन है, यहां पे 500 केल्विन है और यहां पे भी 500 केल्विन है। प्रोसेस कैसा दिख रहा है, आइसोथर्मल, क्योंकि ये भी दिया हुआ है, क्योंकि ग्राफ भी वैसा ही है, हाइपरबोला का। क्वेश्चन लिखना है, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस, कंसिडर द साइक्लिक प्रोसेस ABCA for 2 mole of ideal gas, for 2 moles of ideal gas, full stop, a total of 1200 joule, a total of 1200 joule heat is withdrawn from the sample. 1200 joule heat is withdrawn from the sample. क्या मतलब है, राइट, निकाला गया है और उतना क्या लिखेंगे, माइनस में, तो माइनस 1200 जूल। फर्स्ट ऑफ, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, find the work done by the gas in the part B to C. Find the work done by the gas in the part B to C. Right? अब तुम समझ सकते हो कि डायरेक्ट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर दिया है लेकिन प्रेशर भी नहीं दिया है, वॉल्यूम भी नहीं दिया है, तो nRT ln P1 by P2 या V2 by V1 नहीं लगा पाएंगे, तो कुछ अलग तरीका वो करना पड़ेगा। देखो क्या तरीका यूज करना पड़ेगा, करो इसे। देखो हमारे पास फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सिंस ये प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक है, हम बोलेंगे डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट, तो चेंज इन नेट इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा 0। अब डी क्यू बोला हुआ है -1200, तो यहां पर हमने लिखा -1200 जूल। रही बात डी डब्ल्यू की, तो डी डब्ल्यू हम इंडिविजुअल स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं अभी यहां पे नहीं लिख रहा, मैं अलग से लिख रहा कि भाई नेट वर्क डन अगर मुझे क्या करना है, निकालना है, तो वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी प्लस वर्क डन इन सी ए। अब इसमें से सी से ए वाला जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोकोरिक, तो सी से ए वाले में जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, 0। तो बचा हमारे पास नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी, राइट, ऐसे। अब वर्क डन इन बी सी हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन वर्क डन इन प्रोसेस ए बी निकाला जा सकता है, राइट। ए से बी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक के लिए फॉर्मूला होता है NR T2 माइनस T1, ये भी होता है। जिस तरह से P V2 माइनस V1 होता है उसी तरह से NR T2 माइनस T1 हो सकता है। कितने मोल बोला, 2, तो हमने बोला 2 इंटू 8.3 और T2 माइनस T1 मतलब 500 माइनस 300, तो 2 इंटू 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 200 कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, 3320 जो ये आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी, क्योंकि सी से ए वाला पार्ट तो कितना हो गया, 0, तो यहां हमारे पास हो गया -1200, यहां 3320 एंड वर्क डन इन बी सी। तो वर्क डन इन पार्ट बी सी इज इक्वल टू -1200 माइनस 3320, यही आना चाहिए तुम्हारा कितना, -4520, राइट। इस तरह से आएगा आंसर। क्लियर है ये, है ना, ऐसे। जैसे A to B का हमको
तो सर ऐसे निकल रहा है चेंजिंग हेड फ्रॉम ए टू बी। ये नहीं निकालेंगे, ये अल्टीमेटली इसको ध्यान रखना है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस में ये जब हम लिखेंगे डेल्टा यू ए टू बी, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो है जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कभी भी इंडिविजुअल पाथ ऐसे करके ऐड नहीं करेंगे। अगर ऐसे में ऐड करूंगा इसका इंटरनल एनर्जी, इसका इंटरनल एनर्जी, इसका इंटरनल एनर्जी, तो कुछ ना कुछ मुझे आंसर मिल जाएगा, जबकि अल्टीमेटली होना क्या चाहिए, जीरो। तो अगर इंडिविजुअल पाथ के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा डेल्टा यू लेके, तो आंसर गलत आएगा, राइट। वो गलत आएगा क्योंकि डेल्टा यू हमने लिख दिया। अल्टीमेटली मुझे क्या करना, तीनों में प्लस जो 1200 जूल का जो वो दिया है, कैलकुलेशन दिया हुआ है, वो पूरे प्रोसेस के लिए दिया है। मुझे नहीं पता इसमें कितना, इसमें कितना और इसमें कितना, इंडिविजुअल दिया ही नहीं है, तो इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। 1200 जूल जो दिया हुआ है कंप्लीट तीनों प्रोसेस के लिए, तीनों जो स्टेप्स हैं उन सब के लिए दिया हुआ है ना, इसलिए स्टेप वाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, राइट, ये मैं अलग से बता दे रहा हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने जो इक्वेशन लिखा है वो लिखा है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने सीखा है एक। तो ये है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन। कभी कभी तुमसे बोलेगा कि एक क्या बोलते हैं गैस है जो एडियाबैटिकली क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। पहले प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इतना है। पहले वॉल्यूम इतना था तो बाद में वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका कैलकुलेशन तुम कहां से करोगे, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा, यहां से। पर एक चीज क्या थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां पे गामा होने की वजह से, और गामा की जो वैल्यू होती है 1.4 1.33 1.6 ऐसे होता है, तो ऐसे पावर लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना है। जब भी पावर इस तरह का रहेगा लॉग से सॉल्व कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है 2 टू द पावर 1.4 उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, दे दिया तो ठीक, अदरवाइज लॉग से सॉल्व करना और थोड़ा केयरफुल रहना। बट सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिकली ये इक्वेशन नहीं है। हम चाहें तो इसको टेम्परेचर के टर्म में, और हम चाहें तो वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच का रिलेशन हो सकता है और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का भी रिलेशन होता है। मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा तुमको याद रखो, पर तुमको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सही है, और हो सकता है ये दिया ही ना हो। कौन सा दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर का दिया है, या कौन सा दिया है, प्रेशर टेम्परेचर का दिया है। तो अगर मुझे इसको प्रेशर और टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो मुझे वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं वॉल्यूम को रिप्लेस करना चाह रहा, तो मैं वॉल्यूम को लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनआरटी डिवाइड बाई पी। वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे, यहां पे यहां पुट कर देंगे। तो जब यहां पुट करेंगे तो हम लिखेंगे पी, और वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे क्या, एनआरटी डिवाइड बाई पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एन आर क्या है, कांस्टेंट, इसको नीचे ले जाए तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास यहां पे बच रहा है पी टी टू द पावर गामा डिवाइड बाय पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ऊपर जाएगा तो पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये भी एक क्या है, रिलेशन है, और ये रिलेशन किसके बीच का है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच का। तो अगर कभी ऐसे पूछ ले कि पहले प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना था, बाद में एडियाबैटिकली एक्सपैंड हुआ या किसी भी तरीके से वो टेम्परेचर इतना हो गया, बताओ प्रेशर कितना। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, P1 1 टू द पावर 1 माइनस गामा T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 टू द पावर गामा। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ पूछ ले, सॉरी इक्वेशन पूछ ले। तो हमारे पास यहां पे है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं यहां से प्रेशर को रिप्लेस करना चाह रहा, तो प्रेशर को रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे P इज इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई V, और इसको पुट कर देंगे यहां पे। तो यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा एनआरटी डिवाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर को नीचे रिप्लेस कर देंगे तो कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रहेगा। यहां पे हमारे पास हो गया T, और ऊपर जाएगा तो -1, तो ये हो जाएगा क्या, V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये भी एक रिलेशन है, ये है किसके बीच का, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का। क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर ये चेंज हुआ, बाद में टेम्परेचर इतना हो गया, वॉल्यूम कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल वही रहेगा, T1 V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा -1। मैं पर्सनली रिकमेंड तुमको नहीं करता कि तुम इसके अलावा इन सबको याद रखो।
रीजन क्या है, गलती से यहां पे गामा और यहां पे गामा माइनस 1 लिख दिया, या 1 माइनस गामा की जगह पे गामा माइनस 1 कुछ भी इस तरह से लिखा तो गड़बड़ होने के चांसेस है। तो रिकमेंडेशन मेरा यही है कि तुम एटलीस्ट इसको सही तरीके से याद रखो, और जिसको तुमको रिप्लेस करना है, जैसे बोला वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का, तो प्रेशर रिप्लेस करना है, तुरंत आइडियल गैस इक्वेशन उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ऑब्वियस बात है, सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। अगर तुमको लगता है कि सर उसमें गलत हो जाएगा, तब तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, तुम याद ही रखो तो बेटर है। पर तुम्हारे पास तुमको ये रिलेशन और ये रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा। हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? इसको भी तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्या रहेंगी, हमारी फोकस रहेंगी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिस पे। पहले इसको नोट करो, फिर समझा रहा अब पढ़ने का स्टेप क्या होगा। इसको नोट कर लो पहले।